मिस नहीं करना चाहते उसको। और उसमें क्या होता है कि ये बाइक को बाइक समझते नहीं है, ये समझते हैं उसको हवाई जहाज। और ये बड़ा भारी मन से कह रहा हूं मैं कि कई बार तो जहाज उड़ता है और कई बार वो जहाज जो चला रहा होता है उसका पूरा जीवन खत्म कर देता है। तो मेरा वो टारगेट था, ठीक वही ध्यान, क्योंकि मैं फोकस था। अगर इसमें मेरी पर्सनल वजह नहीं होती ना, मैं कर चुका होता। मैंने बहुत फेलियर देखे मैडम। उसके बाद मैंने टीम शुरू करी। मैंने, मेरे रिश्ते में एक मतलब चाचा लगते हैं, लेकिन हैं वो मुझसे बहुत उम्र में छोटे। तो मैंने उनको बुलाया, तो बोले भैया जी बिल्कुल मैं इस पे काम करूँगा। उन्होंने और लोगों से मिलवाया। एक और कुलदीप राजपूत करके एक व्यक्ति हैं, वो भी मेरे छोटे भाई जैसे ही बहुत मतलब प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। उनसे बात हुई वहाँ से चीज़ें शुरू होना हुई। वहाँ से फिर टीम बड़ी हुई। फिर उसके बाद हम, मेरे साथ कई लोग जुड़े, अभिषेक राजपूत, राजीव राजपूत, हिमांशु राजपूत, मयंक भारती, और उसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। विपिन जी थे हमारे साथ, और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया और टीम हो गई 1100 की विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में हमने 1100 की टीम कर ली मैडम। अब 1100 की टीम हुई तो कई बार होता है ना कि चीजें बोलते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं करानी चाहिए। तो क्यों नहीं करानी चाहिए, उसमें मैंने एक गलत पर्सन को जोड़ लिया और गलत पर्सन को अपने साथ अपने बराबर का सम्मान दिलाया, क्योंकि मैं उसे मित्र मानता था। और उसने मेरी ही जो टीम थी, जो मेरा मतलब एक मेरा मिशन था जिसको लेके वो लोग चल रहे थे, उसको उसी ने खंडित करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा फोकस कभी भी ये था कि मैं इन्हें जागरूक तो करूंगा लेकिन इनके अंदर डेवलप भी करूंगा। मैंने वहीं पे, मैं, आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कभी पेड स्टाफ मैंने अपने एनजीओ के लिए नहीं रखा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 9, 10 के बच्चों को रेडी किया, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया। कभी भी मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं कर पाता, लेकिन उनका पूरा सहयोग था, पूरा सरेंडर किया उन लोगों ने। और जब मैं जाता था स्कूल में बोलने के, साहब मैं सेमिनार दिए, तो स्कूल वाले इतने कोऑपरेटिव थे, सबने सेमिनार्स के लिए हमें कहा कि आप लीजिए सेमिनार। उन बच्चों के साथ लिया तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। लेकिन वही जब उस आदमी ने उन बच्चों से कहा कि आप जो है वो तो कुछ नहीं, बेकार कर रहे हो, क्योंकि इस टीम में 2 आपकी जो थी वो चीज़ें मैं कर नहीं देता था। एक तो ये जो आजकल बड़ा एक गलत ट्रेंड है कि 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे बहुत स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो मैं ये कहा था, मैंने कहा 2 चीज़ों से, ऐसी सब चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हारे माँ बाप को किसी और से आंख मिला के तुम्हारे बारे में बात ना करने दें। तो वहाँ फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो या तो एक तो ये आपके नशा हो गया, और दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके माँ बाप आपके बारे में आंख उठा के बात ना कर पाए। तो वहाँ से बातें हुई, उसने वो कहा रे उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके सामने ही वो बोल रहा है, तो चीज़ें चेंज हुई, सबके बदलते हैं। तो वहाँ से डिसिप्लिन ब्रेक हुआ और वो टीम पूरी खत्म। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में बिल्कुल पूरी तरह पूरी टीम खत्म है, पूरी टीम खत्म हो गई। और मतलब क्योंकि 1100 लोगों की टीम थी तो सबसे मिल पाना जो था वो मेरा होता ही था, मिलना जुलना। तो उन लोगों के जरिए जो बच्चे बोला करते थे कि भैया से हमें मिलवा दो, जो इंतजार भी किया करते थे। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने फ़ोन करवाया उनको तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो वो वहाँ तक का ब्रेकडाउन मैंने देखा। उसके अलावा फिर 2 महीने बाद मुझे अच्छे से याद है, फ़ोन आया। लॉकडाउन सब कुछ खुलने के बाद 2021 में मुझे फ़ोन आया, फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर मैसेज आया मुझे। मैसेज जब आया मुझे तो ये आया कि भैया हमें टीम फिर से खड़ी करनी है। और जो मुझे मतलब जो मैसेज कर रहा था, जो मुझे फ़ोन करके कह रहा था, उसकी भी आवाज़ में वो दम नहीं था। मतलब ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि भैया हम दोबारा खड़ी कर लेंगे। वो मयंक भारती थे। मयंक भारती से फिर बातें हुई, मयंक भारती से मिले कई। फिर वो दौर आया कि हम मिलने को बुला रहे हैं उनको, वो मिल ही नहीं रहे। लेकिन मैंने उसको लेके बुरा नहीं माना। कई लोग लौटे, उसमें से लौटते हैं, ठीक है, आपका स्वागत है, क्योंकि काम ये मैं पूरे देश के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कोई मेरी नाम बेशक रख दिया, मैं बहुत खिलाफ था कि आपने कुलदीप लवानिया फाउंडेशन नाम क्यों रखवा रहे हैं, लेकिन बेशक नाम से मेरे एनजीओ है, पूरा जो भी टीम है, लेकिन वो सब की है। और मैं कह रहा हूँ सबसे बाद में अगर कोई प्रतिशत बचता है, कोई हिस्सा बचता है,
उसका स्वामित्व मेरा है। बाकी सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों की है। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि अगर मुझे टूटना होता, अगर मुझे इस काम से छूटना होता, मुझे छोड़ना होता, कहीं और दौड़ना होता, तो मैं जा चुका होता। तो आपको अलीगढ़ में जो पुलिस प्रशासन है, फाउंडेशन को लेकर के कोई हेल्प मिली है? हाँ, मैं पुलिस यातायात पुलिस है, उससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और जहाँ भी हम स्कूल्स वगैरह में सेमिनार करने गए हैं, वहाँ हमें यातायात पुलिस ने पूरा समर्थन दिया है। और वहाँ से कोई ना कोई विशेष व्यक्ति वहाँ मौजूद रहे हैं। वहाँ टीआई साहब भी एक सेमिनार में रहे हैं, उन्होंने जागरूक किया। एक में टीएसआई साहब थे, और उसके अलावा वो ई चालान प्रभारी भी थे उस समय, तो वो भी आए थे। बाकी पूरा सहयोग था, सब लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा था। अच्छा, तो मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन है वो ये है कि किसी ना किसी का एक प्रेरणा स्रोत होता है, प्रेरणा स्रोत। तो आपका कौन है? मतलब आप किससे अभी तक आपकी जो यहाँ तक का सफर है, ठीक है, तो आप किसी ना किसी से तो एक्सपायर्ड होंगे, किसी ना किसी के लिए आपने अपने दिल में जगह होगी, किसी के लिए सम्मान होगा, जो आप इतना आगे तक बढ़ रहे हो। बोलते हैं कि किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आप किसको वो मतलब किसको स्रोत देना चाहेंगे अपना? इंस्पिरेशन अगर मेरी बात करी जाए तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। और क्योंकि माँ ने हमेशा एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा, लाइफ ना कभी भी एक तो स्थिर नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। अगर तुम ये सोचो कि लाइफ में कोई एक ऐसा सेकंड आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक है, तो वो भूल जाओ कि तुम्हें कोई ऐसा सेकंड मिलने वाला है। और बाकी सबकी परेशानियां हैं अपने साथ, हर किसी की अपनी दुविधाएं हैं, लेकिन उन दुविधाओं में रहते हुए जो देश के लिए सुविधाओं का प्रबंध करे, वही सही देशभक्त है। तो माता जी थी, प्लस मुझे जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा से ज़्यादा मैं कहूँगा मेरा निजी स्वार्थ है। मैं आज देखता हूँ उन लोगों की हालात, जिनके घर में रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, तो मतलब आवाज़ इतनी भारी हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम वहाँ रिएक्ट कैसे करें। एक 17 साल का बच्चा जिसके एक्सीडेंट में मैं गया, वहाँ बैठने गया, और मतलब उसके माँ बाप पे तो जवाब थे नहीं, हम पे भी जवाब नहीं थे। अच्छा, मैंने आपका चैनल देखा है, आपका जो वर्क है काफी हद तक बहुत अच्छा है। तो आप यूथ को लेकर के ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो क्या कहना है आपको इसको लेकर के? हाँ, ये कई लोगों ने कहा है, और जब उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है इसका कुलदीप लवानिया फाउंडेशन का, तो उनके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। वो बोलते हैं तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो या तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ मैडम, देखो, दो चीज़ें हैं जो बहुत साफ साफ तय कर देती हैं कि युवाओं की भूमिका है क्या इस समाज में। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और दूसरी, मुझे नवजोत सिंह सिद्धू की वो दो लाइनें याद आती हैं कि जो आंधियों का रुख मोड़ दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को भी मजबूर कर दे अपना रुख मोड़ने पे उसे युवान कहते हैं। तो युवा अगर देश का सशक्त हो जाता है, एम्पावर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई और आप काम करने की ज़रूरत रहती है, फिर वो अपने आप कर लेता है। अगर मेरा सामर्थ्य, आप कहेंगे वो कैसे, तो और चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी आज कैपेसिटी है कि मैं अगर कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए महीने, तो मुझे जाहिर सी बात है वैगनार पे सब्र करना पड़ेगा, या वैगनार जैसी कोई गाड़ी पे। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो मर्सिडीज भी ओन कर सकता हूँ। तो जब मर्सिडीज ओन करूंगा तो मैं कम से कम टैक्स तो दे रहा हूँ ना सरकार को। तो मेन चीज़ ये है कि सरकार को आप तब तक ब्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने स्तर से कोई सही काम अपनी बेहतरी के लिए ना कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा युवाओं पे ज्यादा जोर है। मैं युवाओं के आपके भी माध्यम से कहना चाहूंगा कि युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, और राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र का विकास है उसके प्रति अपनी हिस्सेदारी समझें। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, अगर जिम्मेदारी बैठती है, हिस्सेदारी बैठती है, जिम्मेदारी वाली हिस्सेदारी, तो युवाओं की है। युवा ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो आपके ऐसे कौन से टॉपिक्स और मेन पॉइंट्स रहते हैं जिसको लेकर के आप सेमिनार करते हो? देखिए मैम, हमारा जो मैंने अभी आपको एक बताया अभी ये कि हम लोग इस सेपरेट एज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि हम लोग
उस एज को डिफाइन कर सकें, उस एज को बता सकें जहाँ उनको परेशानी हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो तुम्हें मिल रहा है हाथ में जो चाबी है वो बहुत भारी है। ये बॉस तुम्हारी माई लाइफ माई रूल्स नहीं है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, तो तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि माई लाइफ माई रूल्स, देन बॉस यू आर नथिंग। तो एक तो वो हमारा मेन विषय है। दूसरा यूथ एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है कि हम उन लोगों को सही से एम्पावर कर सकते हैं। तीसरा, उन लोगों को सड़क सुरक्षा नहीं सिखाते हम लोग। सड़क सुरक्षा सिखाने का विषय ही नहीं है, सबको पता है। हम वहाँ एहसास दिलाने जाते हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का, उनके कंधे पे उस दायित्व का, उसके उन ड्यूटीज़ का जो उनके माँ बाप की दी हुई उन्हें है। तो हम फोकस्ड रहते हैं कि आप यातायात नियमों को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप सड़क सुरक्षा के जो जो पैमाने हैं उन पे आप खड़े उतरिए, हेलमेट्स पहनिए। क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं मैम। एक वो हैं जो सो रहे हैं, उन्हें आप जगा सकते हो। एक वो जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको कोई नहीं जगा सकता। तो हम लोग उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, जो सो रहे हैं। तो यही है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और यूथ स्कूल्स में काम करने का आपका जो सवाल है, अभी इससे पहले जो पूछा था उसका कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। स्कूल में काम करने का सिर्फ एक ही है। देखिए, मैं आप कोई भी क्रांति उठाइए, कोई भी क्रांति, वो बिना शिक्षकों के कंप्लीट नहीं हुई। बिना उनके सहयोग, बिना उनके आशीर्वाद के कभी कोई क्रांति नहीं फैली, और ना बड़ी हुई, और ना संपन्न हुई, ना सफल हुई। तो इसलिए उनका आशीर्वाद लेना, उनका सहयोग लेना मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था, और मैंने वही काम किया। और भाई, मैं स्कूल्स वालों के सपोर्ट ले रहा हूँ। स्कूल से, कोचिंग्स में हम लोगों ने सेमिनार किया है, सिर्फ स्कूल्स में नहीं किया है, और कोचिंग्स वालों से भी हम लोग लगातार कॉन्टेक्ट में, तो उस तरीके से काम चल रहा है। आपको इस फाउंडेशन के लिए सरकार से कोई सहायता किसी भी प्रकार की? मैम, ना किसी सरकारी तंत्र से, ना गैर सरकारी तंत्र से। लोग अभी कुछ बोल भी रहे थे हमको डोनेट करने की। लोगों ने अभी कई स्कूल्स में मैं गया था, उन लोगों ने कई चीज़ें डोनेट करने की कहा। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप जो मुझे पैसा देंगे, मैं उसका हिसाब कैसे दूँगा अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यूली रजिस्टर्ड करा है, हमारा अकाउंट पेंडिंग है। अभी अकाउंट बन जाएगा तो हम अपने निजी फंड से ले सकते हैं हम लोग फंड। अभी सरकार का तो कोई हमें ऐसी दिखती भी नहीं है उम्मीद, और सच बताएं तो हम लायक भी नहीं है अभी सरकार से मदद के, क्योंकि 3 साल चाहिए होते हैं किसी भी एनजीओ को सरकार से मदद लेने के लिए। तो अभी हम उस लेवल में नहीं है, हम ना, हमारी हैसियत नहीं है। बाकी हमारी एनजीओ है, हम लोग फंड्स ले रहे हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे अभी तक फंड दे रहे हैं, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो और उनको, हमारी जो एनजीओ है वो ISO सर्टिफाइड है, 80 की 12 भी नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई भी हमें अगर फंड देता है तो उसको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये जो कुलदीप रवालिया फाउंडेशन है, तो आपकी कितनी लोगों की टीम है इस टाइम? प्रॉपर कितनी लोगों की टीम है, कितने मेंबर आपकी टीम में? हमारे पास अभी मैम, अभी के अगर स्ट्रेंथ बनाऊँ मैं आपको परसों शाम तक की बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं कार्यालय पे नहीं था, अपडेट्स भी नहीं दी। तो हमारी जो परसों शाम तक जो काउंटिंग थी वो 164 लोगों की थी। इसमें कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ हमारे प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें कुछ ठीक ठाक बिजनेसमैन भी हैं। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस मुद्दे को आगे तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप किस मोटिवेशन से, और कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपका फाउंडेशन है या आपकी जो सोच है वो जागरूक करने में काम कर जाएगी? मतलब आपकी इस बात से लोग जागरूक होंगे, और आपकी जो बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारे टिप्स होते हैं, और जो मतलब सड़क सुरक्षा को लेकर के हादसे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट जैसे, तो इनको लेकर के कौन से तरीके हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप मतलब सेमिनार के अलावा, स्कूल कॉलेज के सेमिनार के अलावा आपने कुछ सोचा भी होगा जिससे लोग जागरूक हों, तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आगे कई प्लान हैं। हमारे आगे एक क्लब स्थापित करने का भी प्लान है, जो कि वो जागरूकता पे काम करेगा। उस क्लब में मेंबर्स होंगे, उनको हम अलग अलग बेनिफिट्स देंगे। बेनिफिट्स होंगे उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें हम कराएंगे। और
हम लोग उनसे बदले में लेंगे कि आप हेलमेट पहनिए और कम से कम अपने परिवार में पहनिए। आगे हमारे और भी योजनाएं हैं जिन पर मैं अभी माफ़ी चाहूँगा, आपसे डिस्कशन करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी वो एक बार आ जाएं फर्श पे तो फिर हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि ये काम हो गया। अच्छा, तो मेरा जैसे मानना है कि आज का युवा कल का भविष्य है, सब बोलते हैं, और ये मतलब पॉसिबिलिटी भी है कि आज का जो बच्चा है वो तरक्की करेगा, तभी तो आगे का जो आने वाला जीवन है, आगे वाला भविष्य है, वो सब पॉसिबल होगा। तो मतलब युवाओं के लिए क्या कहना है आपका? युवाओं को जो मतलब आपकी राय है, क्या राय है? युवाओं के लिए मेरी राय है कि युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। हम लोग को ना एक दिक्कत है, हम लोग बचने लग गए हैं अपनी जिम्मेदारी से। हम अपने अधिकारों का तो इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से बचते हैं, दायित्वों से बचते हैं। तो मेरा युवाओं से सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप अपने फोकस करके अपने काम पे फोकस कीजिए। आप जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर चलिए और पूरे हौसले के साथ चलिए, जिससे कि आगे तक आप अपनी मंजिल को तय कर पाए। और यकीन मानिए आपकी सफलता में देश की सफलता है। तो कुलदीप जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आप सेमिनार कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के लिए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, अगर इससे लोगों की सेफ्टी होती है तो वो आपको दुआएं देंगे, और कुछ ना सही दुआएं बहुत काम आती हैं, आपको पता ही होगा। मगर मैं आज चल पा रहा हूँ, इवन मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि अब तक लिए जा रही है। कुछ तो मतलब मेरे जो आज तक एनजीओ अगर 3 साल अपने कंप्लीट कर पाया है, तो हम लोग कर लेंगे अभी इस श्रावण में हम लोग 3 साल अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन चीज़ है कि अगर आज तक हम इतना आगे आ पाए हैं, क्योंकि 3 दिन का सफर करना बहुत तगड़ा पड़ जाता है, तो ये 2 ही चीज़ों की हो पाता है। एक तो मेरी टीम, अगर सबसे कम पूरी टीम में काम करता हूँ तो मैं, मुझसे ज़्यादा काम करती है मेरी टीम। तो एक तो मेरी टीम और दूसरी लोगों की दुआएं। मुझे नहीं पता लोग कितना फंड देंगे या ना दें फंड, लेकिन लोग अपनी दुआएं बहुत देते हैं। मतलब किसी को मैंने आज तक ये सुनते हुए नहीं देखा कि वो बोल रहा है मुझसे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। और बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं कि ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई तुम एक बार पता करो, ठीक है। हालांकि एनजीओ के बारे में हमारे गेम तो मैंने अभी तक नहीं सुना था कुछ। मैं बस पारदर्शिता मैनेज करना चाहता हूँ आगे, और दुआएं हैं, बस दुआएं लेते रहना चाहता हूँ। ये मैं आपको अपने चैनल के थ्रू मैंने जो आपको आज इंटरव्यू में दिखाया है, तो सबसे मेन बात ये है कि जो सड़क सुरक्षा है उस पर हमारे कुलदीप जी वर्क कर रहे हैं। तो आपको भी सोचना चाहिए कि जो मतलब हेलमेट है, ठीक है, हेलमेट से सिर्फ मतलब आपकी सेफ्टी है, ये नहीं कि मतलब आप पुलिस को देख करके मतलब ये चालान के लिए सोच लेते हैं कि चालान कट जाएगा इसलिए आपने हेलमेट लगा लिया और फिर थोड़ा सा बाहर निकल के हेलमेट को उतार दिया, तो उससे पुलिस का नहीं आपका फायदा है। वो आपकी सेफ्टी के लिए, भले ही वो प्रेशर से हो रहा है लेकिन उससे आपकी सेफ्टी है। और दूसरा, जैसे अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं तो हमने यहाँ पे अभी छोटे से बच्चे को देखा, 7th क्लास का बच्चा है, जिसने बोला था कि सबसे बड़ी सेफ्टी कि हम कोई भी कॉल आ रही है तो बाइक चलाते हैं उसे रिसीव कर लेते हैं, आगे पीछे का कुछ ध्यान ही नहीं है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे ईयरफोन लगा लेते हैं, सॉन्ग चला रखे हैं फुल वॉल्यूम में। तो ये सारी चीजें ना आपको देखनी है, क्योंकि इससे आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए आपकी सेफ्टी है। और कुलदीप जी जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की और जो जनता है उनको जागरूक करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज को देखिए और कुलदीप जी का शुक्रिया अदा करिए कि वो आपके लिए, जनता के लिए इस काम